नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज हम लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्विकली रिवाइज तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम सीधा एरिस्टोटल मेथड से आगे पहुंच के हम डायरेक्ट इस पे जो बात करते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है, लॉज ऑफ मोशन में किसने दिए थे लॉज ऑफ मोशन बच्चों? न्यूटन्स ने दिए थे, है ना। न्यूटन्स ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, ठीक है। और कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं, ठीक है। न्यूटन के कितने नियम हैं? 3 लॉज हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ही इसका क्या है बच्चा? दूसरा नाम है, ठीक है। जो आपका गैलीलियो दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि ये कहता है कि अगर कोई बॉडी कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन until unless compelled by external force to change its state of rest or uniform motion। क्या मतलब है? ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगे। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि एवरी बॉडी टू कंटिन्यू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless until compelled by the external unbalanced force to change its state of rest and मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान मोशन होगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि सिंपल वर्ड में कि एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब एफ नेट कितना होगा? जीरो होगा। जैसे ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब एफ नेट इक्वल टू जीरो। और एफ नेट क्या होगा? अगर इस बॉडी का मतलब मास m है तो m फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम आगे देखने वाले हैं बच्चों, बराबर जीरो। तो मास तो जीरो नहीं हो सकता तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। ये आगे हम देखने वाले हैं। तो अगर इन सिंपल वर्ड नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी उस बॉडी पर क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने बल बता दिया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए आप कि ये एक टेबल है और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का जो वेट है, वेट W इक्वल टू M इंटू जी, वो कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। लेकिन जो मेज है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन भी इस पर क्या लगाती है? रिएक्शन R या N, नॉर्मल रिएक्शन, जो कि टेबल के द्वारा इस ब्लॉक पर लग रहा है। तो ये अगर ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है इसका मतलब इस पर एफ नेट जीरो है। और एफ नेट जीरो है का मतलब क्या है कि ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, जो जितना फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है mg भी उतना ही होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं n इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ताकि n माइनस एम जी बराबर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब बॉडी पर जो लग रहा है एफ नेट वो कितना हो जाए? जीरो हो जाए। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा। आगे हम देखेंगे उस पर, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें हमने यहाँ पर पढ़ दी है, ठीक है। पहले लॉ में ये बातें हमने सीख ली है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर अब दूसरा देखो कि जैसे ये बॉडी थी, अभी बॉडी रेस्ट में है, ब्लॉक रेस्ट में है। जैसे ही मैं इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया
तो बॉडी की स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होगी मतलब बॉडी पहले रेस्ट में था और फिर क्या करने लग गया, बॉडी मोशन करने लग गया और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई है। एक बार फिर देखिए, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि एनिमेशन के थ्रू देखिए कि मान लो ये आपका टेबल है, टेबल में आपने एक ब्लॉक रखा जिसका मास m है, इस पर F फोर्स आपने अप्लाइड किया तो देखो बॉडी आगे चल गई। तो इस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसलिए इस बॉडी के स्टेट में चेंज आया। स्टेट में चेंज आया मतलब बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रही है जैसे। ओके, दूसरी कि अगर ये बॉल है, देखो एक बॉल कंटिन्यूअसली मोशन में है, देखो बॉल कंटिन्यूअसली मोशन में है, ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। तो देखो आगे से हमने एफ फोर्स लगाया तो बॉडी रेस्ट में आ गई। ओके, जैसे जैसे यहाँ पर देखना एक कार है और अगर ये v वेलोसिटी से जा रही है तो ये v वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये आपका कंटिन्यूअसली चलती रहेगी क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको खूबसूरत से बता सकता हूं फर्स्ट लॉ का, कि जैसे मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था आपका, मार्स ऑर्बिटल मिशन जो इंडिया का लॉन्च किया था, तो कैसे गया था वो, जैसे ये मान लो ये अर्थ है, ये क्या है बच्चा, अर्थ है। तो पहले स्पीड गेन करने के लिए इसने 7 चक्कर इसके कंप्लीट किया और आपके मार्स के ऑर्बिटल में इसको फिक्स किया, लेकिन बीच की जो दूरी थी लगभग लगभग 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी मान लो, ठीक है, 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी, इतनी दूरी इस जो हमने मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया वो चलता रहा लगभग 300 दिन तक। अब आप ये एजम्पशन कर सकते हैं कि अगर मान लो ये 300 दिन तक फ्यूल से चलता रहता तो इतना फ्यूल उसमें डालना पॉसिबल ही नहीं था। तो यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर क्या हुआ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का उपयोग किया गया होगा कि जब कोई भी बॉडी, सैटेलाइट, मिशन जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गया तो यहां वैक्यूम है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा बच्चा। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको एक स्पीड से मोशन करा के छोड़ दिया है और ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएगा। तो 300 दिन तक ये समझोगे बिना फ्यूल के एक इसको स्पीड दी और स्पीड से चलता रहा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। हाँ, जब ये मार्स के ऑर्बिटल में जाएगा तो मार्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मार्स होगा वो इसको अफेक्ट करने लग जाएगा, उसके बाद इसका इंजन ऑन किया गया है। तो यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ का एक खूबसूरत सा एग्जांपल कि अगर है ना कि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। एकदम क्लियर है ये बात, यस एंड नो? हाँ, अदरवाइज इतना फ्यूल उसमें पॉसिबल ही नहीं था किसी भी तरीके से कि उसमें 300 दिन तक वो लगातार चलते रहे और उसमें फ्यूल रहे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ को हम लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? लॉ ऑफ इनर्शिया। और सबसे पहले आप ये समझो कि ये इनर्शिया क्या होती है। तो इनर्शिया क्या होती है बच्चा? किसी भी बॉडी की ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट में चेंज का विरोध करती है। अपने स्टेट में चेंज का विरोध करती है मतलब कि जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, और तुम इस पर पहले फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या करता है कि विरोध करता है, ये अपने रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो इसके अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेस्ट में है और इसको रेस्ट में ही रखना चाहता है, उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं बच्चों? उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। दूसरा एग्जांपल कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है कंटिन्यूअसली और आप इसको रोकना चाहते हैं तो क्या होगा, वो रुकने का अपोज करता है, वो रुकना नहीं चाहता है। और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको रुकने के लिए अपोज करता है कि मुझे रुकना नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली चलना है? वही प्रॉपर्टी है इनर्शिया।
तो इनर्शिया क्या है कि किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपने में होने वाले चेंज का अपोजिज करता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, उस मोशन में नहीं जाना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट में नहीं आना चाहती है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया। एकदम क्लियर है ये बात? उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। अब मेरे पास दो एग्जांपल है कि किसकी इनर्शिया किसकी ज्यादा होती, किसका कम होता है। तो इनर्शिया का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इनर्शिया का फॉर्मूला हम इनर्शिया किस बॉडी का ज्यादा है, किस बॉडी का कम है, उसके लिए हम मास का उपयोग कर सकते हैं। अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होता है। जैसे ऊपर देखो, ये आपकी कार है और ये आपका ट्रक है। देखो, अब मुझे बताओ कि धक्का मार के अगर मान लो तुम F फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इजिली मोशन कराना किसको है? इजिली मोशन कार को कराना इजिली है, और ट्रक का मोशन कराना कठिन है। क्यों? क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है और कार का इनर्शिया कम है। तो इनर्शिया को अब फिजिकल तरीके से समझाना था, इसलिए मास यहां पर कंसीडर है। क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है और कार का मास कम है, इसलिए ट्रक का जो आपका इनर्शिया है वो भी ज्यादा है। तो मेजर ऑफ इनर्शिया इज क्या होता है बच्चा? मास। जिस भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, और उस बॉडी को चलाने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर बॉडी चल गई तो रोकने के लिए भी उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनर्शिया उसका ज्यादा है। एकदम क्लियर है बात? एकदम क्लियर है। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अब 3 प्रकार का इनर्शिया होता है बच्चा। इनर्शिया भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की इनर्शिया होती है। एक तो रेस्ट का इनर्शिया होता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। दूसरा मोशन का इनर्शिया है कि अगर मोशन में बॉडी है तो मोशन में ही रहना चाहती है। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर बॉडी सीधी रेखा में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहती है, वो दाएं बाएं नहीं मुड़ना चाहती। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक है बच्चा? तो इन तीनों के एग्जांपल यहां पर बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। अब इनर्शिया का मेजरमेंट कौन करता है? मास। मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है? ओके। तो हैवियर ऑब्जेक्ट का ज्यादा इनर्शिया होगा लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है? अब जैसे एक स्टोन ऑफ साइज ऑफ फुटबॉल हैज मोर इनर्शिया देन फुटबॉल, कि फुटबॉल, अगर फुटबॉल के बराबर कोई आपका पत्थर है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ठीक है? ओके। एक क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा रबर बॉल की तुलना में, सेम साइज के हैं, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, रबर बॉल का मास कम है। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखो, ये आप कैरम देख रहे हैं ना, कैरम की देख रहे हैं आप। अब देखो, ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया है अभी, इनर्शिया, और ये सारी की सारी जो गोटियां हैं ये सब के सब कैरम के बीच में रेस्ट में बड़े प्यार से हैं। अब ये स्ट्राइकर वाला अगर इसको मोशन कराएगा और इस पर शॉट मारेगा इसकी गोटी पर, तो क्या होने वाला है बच्चा? ये सारी की सारी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। तो जैसे ही आपने इस पर मारा तो देखो, सबसे लास्ट वाली गोटी तो, क्योंकि उस पर फोर्स लगा जबरदस्त तरीके से, तो वो तो आगे भाग गई है, लेकिन ये बाकी सारे के सारे क्या रेस्ट में ही रहना चाहते थे, इसलिए ये रेस्ट में रहे। ये अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर पाए, अपोजिस कर पाए, तो इसलिए ये रेस्ट में रहे। तो इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ये क्लास 7 8 में आपने किया होगा कि एक गिलास है, गिलास के ऊपर गत्ता, गत्ता के ऊपर सिक्का। अब देखो, आप जैसे ही गत्ते पर फोर्स लगाओगे तो क्योंकि इस पर तो तुमने फोर्स लगाया है तो ये मोशन में आ जाएगा, लेकिन जो ऊपर का सिक्का है वो इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए वो मोशन नहीं करेगा और सिक्का कहाँ गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो ये दो जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? इनर्शिया के हैं। जैसे आप और एग्जाम्पल इसमें जान सकते हैं कि जब आपका पैसेंजर बस, मतलब बस में बैठे हैं तो आपको जर्क बैकवर्ड लगता है जब अचानक बस स्टार्ट हो जाती है।
अचानक बस स्टार्ट होने से कहा पीछे की तरफ हम पर धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन तो बस के साथ किस में आ जाता है? मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण किस में रहना चाहता है? रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो ऊपर का पोर्शन इसलिए पीछे ही रहता है और नीचे का पोर्शन बस के साथ आगे चले जाता है। तो इसलिए हमें कहां की तरफ धक्का लगता है? सडनली पीछे की तरफ धक्का लगता है अगर बस अचानक से चलना स्टार्ट कर दे। एकदम क्लियर। यही चीज अगर बस कंटिन्यूअसली चल रही है और अचानक से ब्रेक लग जाए, अब देखो अचानक से क्या लग जाए बच्चा? ब्रेक लग जाए। अचानक से बस रुकेगी तो देखो नीचे वाला पोर्शन तो बस के साथ रुक गया हमारा, जिसमें सीट में बैठे हैं ना, तो सीट में बैठने का जो हमारा कांटेक्ट वाला है पार्ट है वो तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट था वो बस के साथ मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण, मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण कहां की तरफ जाता है? आगे की तरफ चलता जाता है। और नीचे वाला बस के कारण रेस्ट में आ गया, इसलिए ऊपर वाला पोर्शन आगे, नीचे वाला बस के साथ पीछे। इसलिए हम अचानक से अगर बस रुकती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है इनर्शिया के कारण, और इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। ठीक है बच्चा? यस एंड नो बच्चा? अच्छा, ये सारी आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन में आपको पहले ही वाले में बता चुका हूं कि अगर बॉडी गाड़ी अचानक से चलेगी तो आप पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? अचानक से गाड़ी रुकेगी तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, तो लेट्स ये सारी और एग्जांपल इसके हैं तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चा? तो ये न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ओके, अच्छा, तो फोर्स जो है, ये फोर्स F इक्वल टू क्या होता है बच्चा? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर हुआ? जीरो। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं कि dv अपॉन dt, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो v क्या आएगा बच्चा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब अगर v कांस्टेंट है या v रेस्ट में है तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? ये आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर, सेकेंड लॉ को स्टार्ट करने के से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है? मोमेंटम, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सेकेंड लॉ में पढ़ने वाली है। तो मोमेंटम क्या होता? कि मोमेंटम is the quantity of motion which is associate with किस पर? एसोसिएट विथ मूविंग बॉडी पर ये एसोसिएट होता है, और इसकी जो मैथमेटिकल टर्म होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बच्चा? मास इनटू वेलोसिटी। तो दैट इज द मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, momentum is the quantity of motion in a body and it depend upon mass and velocity. तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को p से डिनोटेट करते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम के ऊपर भी तीर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो उसके ऊपर भी तीर। ठीक है? ओके बच्चा? तो ये मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आपने m क्रॉस p मतलब m इंटू p, तो p इज इक्वल टू m इंटू v, p इज इक्वल टू m इंटू v, जहां m क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? m हो रहा है। यू अंडरस्टैंड बच्चा? जिसका जितना ज्यादा मास उसका मोमेंटम भी उतना ज्यादा। ओके बच्चा? यस एंड नो? जिसकी जितनी ज्यादा वेलोसिटी उसका मोमेंटम भी उतना ज्यादा। तो ऑल्सो p इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, तो उतना ज्यादा। ठीक है? ओके, तो जैसे यहां पर देख लो, इफ टू क्रिकेट बॉल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी देन मोमेंटम ऑफ बॉल विथ ग्रेटर वेलोसिटी पॉजेस मोर मोमेंटम। अगर दो क्रिकेट की बॉल है जिनका मास सेम है, तो उनमें से अगर एक की वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे की वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम ज्यादा किसका होगा बच्चा? P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा।
ओके, तो उसको रोकने के लिए उतने फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी बच्चा, जीरो होगी, इसलिए उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो मोमेंटम क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। तो रेस्ट बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट पोजिशन में है। ठीक है, ओके। तो हमेशा मूविंग बॉडी के साथ एक मोमेंटम एसोसिएट होगा ही होगा, कि एवरी मूविंग बॉडी एसोसिएट विथ मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होने वाला है, मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी। तो एसआई यूनिट क्या होने वाला, मास का क्या है केजी, और वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकंड। तो क्या होने वाला, केजी मीटर पर सेकंड इसका एसआई यूनिट होने वाला है। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, केजी का m, मीटर का l, समय का t, तो ml की पावर -1। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सीजीएस यूनिट में क्या होने वाला है, यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या होने वाला, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझिए और आगे हम देखते हैं इसको फिर। ठीक है, मोमेंटम के बारे में आपको आइडिया आ गया है। कितना आपको मोमेंटम के बारे में आइडिया आया है आप बता सकते हो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम फॉर कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। तो जैसे कोई लाइट व्हीकल है, जैसे कार है, और वही भी व्हीकल है, ट्रक है, तो पार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ट्रक देन द कार। ये पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि कार को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ज्यादा मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी इन कंपेरिजन टू जो लाइटर मास है ना। जैसे ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स, ज्यादा मोमेंटम की जरूरत है, कार को रोकने के लिए कम फोर्स, कम मोमेंटम की जरूरत है, कंपैरिजन टू ट्रक। ठीक है बच्चा, यस एंड नो, एकदम क्लियर, ओके। ठीक है बच्चा, ओके। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब देखो जैसे यहाँ पर है, तो ये एग्जांपल आपका मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चा, ओके। तो यहां तक आपने मोमेंटम के बारे में थोड़ी सा जानकारी ले लिया है। तो अब मैं चलता हूं न्यूटन सेकंड लॉ पर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था बच्चा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में ही जाती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, ओके। अब मान लो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो तब बॉडी में क्या होगा कि बॉडी के स्टेट में बच्चा चेंज हो जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन करने लगी, अगर मोशन में है तो मोशन की डायरेक्शन में अपने फोर्स लगाया तो वो और तेजी से चलेगा, और अगर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वह धीरे धीरे होगा। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो वही कहता है कि जो ये मोमेंटम चेंज हो रहा है ये किसके क्या होता है, तो तब कि the rate of change of momentum of body is directly proportional to applied external force, is directly proportional to applied external force and take place in direction in which the force act। ठीक है बच्चा, तो क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। क्योंकि ये एक्सटर्नल कॉज है बच्चों, ये क्या है, एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है। कि जैसे बॉडी रेस्ट में था, इसको मोशन कराना है, बॉडी रेस्ट में था, अभी बॉडी किस में था, रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी तो कितना हो गया, जीरो। तुमने एक फोर्स लगाया और ये बॉडी मोशन करने लगी, मान लो किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसका मास क्या है, m है, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, पी एफ, मतलब इस टाइम टी पर मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी एफ, है ना बच्चा।
ओके, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब पी एफ माइनस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, फोर्स के, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर आप अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। देखो यहां मैं डेरिवेशन में आपको दिखाता हूं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अब यहां पर अच्छे से लिखना चाह रहे हैं हम कि देखो ये फोर्स लग रहा था, ये चेंज हो रहा था, तो यहां पर देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p और टेकन चेंज इन टाइम डेल्टा t। तो जब आप प्रोपोर्शनल हटाते तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है k, और प्रयोगों से इस k की वैल्यू आपका 1 देखी गई है। तो जब आपने लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो किया, मतलब जो ये टाइम इंटरवल है ना, ये बहुत ही छोटा टाइम है, तो डेल्टा टी टेंस कहाँ कर रहा, जीरो की तरफ। तो डेल्टा पी अपॉन डी पी क्या हो जाता है बच्चा, ये के डी पी अपॉन डी टी हो जाता है। यहाँ पर जस्ट सिंपल देखो आप कि एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी, और एक्सपेरिमेंटली के एसआई यूनिट में क्या लेते हैं बच्चा, हम 1 लेते हैं। एसआई यूनिट में के क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आप यहीं पर मैं कर देता हूं इसको अपने हिसाब से, ठीक है। इसको कर देते हैं हम, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इसी को कैसे लिख सकता था मैं, अभी लिखा है आपने, लिमिट, अच्छा के इज इक्वल टू 1 है बच्चा, के इज इक्वल टू क्या है, 1 है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसी को कैसे लिख सकता हूं मैं, फाइनल मोमेंटम, जरा ध्यान दो यहाँ पर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये सब के सब फोर्स के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। तो यहीं पर उसी F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और मोमेंटम क्या है, मान लो मास m है, वेलोसिटी v है, तो m इंटू वी। क्योंकि अब यहां पर भी दो चीज है, अगर मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन दोनों का होगा। मान लो मास कांस्टेंट है तो m, और ये क्या है, dv अपॉन dt। मास क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया। तो m और dv अपॉन dt एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला आपका आ गया है, F इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां मास क्या है, जहां m क्या है, बॉडी का मास है, a क्या है, बॉडी का एक्सेलरेशन है, और f कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, जिसके कारण बॉडी के स्टेट में चेंज आया है। कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में जा रही है, अगर वो मोशन में थी तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है बच्चा, तो इतनी आई होप चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो वहां से अगर तुम्हें एक्सटर्नल एक्सेलरेशन निकालना है ए, तो क्या हो जाता है, एफ अपॉन एम आपका हो जाता है। अब यहां से आप फोर्स के बारे में कुछ चीजें बता सकते हो, जैसे कि सबसे पहले फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि बल एक सदिश राशि होती है। फोर्स के कारण ही बॉडी या तो एक्सेलरेट होती है या डी एक्सेलरेट होती है, मतलब फोर्स के कारण ही बॉडी का मोशन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके बच्चा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि कार का एक्सेलरेटर दबाया तो कार तेज से चलेगी, और कार का ब्रेक दबाया तो कार धीरे हो जाएगी। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है बच्चा, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही इसको इजाद किया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है बच्चा, ओके, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। अच्छा ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर देखो कि वन प्लेस, अगर आप 100 ग्राम का कोई वाट अपने हाथ में रखते हैं तो आपको 1 न्यूटन का फोर्स महसूस होता है। आपको कितना न्यूटन का फोर्स महसूस होता है, 1 न्यूटन का फोर्स महसूस होता है। ये फील करने वाली बात है कि जैसे मैंने बोला कि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, मैंने कहा भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तुम्हें फील नहीं आ पा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि आप 100 ग्राम का कोई वाट ले लो। अरे तराजू वाले के पास ना 100 ग्राम का बाट लिया और उसको अपनी हथेली में रखो और थोड़ी फील करो, उसको ऊपर नीचे करो, तो उसके कारण जो तुम्हारे हाथ में जो उसका वेट है
वो वेट W इक्वल टू mg, दरअसल वो आपका 1 न्यूटन का वेट लग रहा है आपके हाथ में। 100 ग्राम का वाट अगर आप हाथ में रखोगे तो जो वो आपके हाथ में फोर्स लगा रहा है, मतलब वेट लग रहा है, वो कितने का है? 1 न्यूटन वो है। तो उससे आपको फील आ जाएगा कि न्यूटन कितना होता है। ठीक है बच्चा, ओके यहाँ तक। इससे आगे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।